खबर को समेटे। नरेंद्र मोदी का प्रयागराज का दौरा कल। स्व सहायता समूहों को 1000 करोड़ रुपए का करेंगे हस्तांतरण। लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को होगा लाभ। साथ ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की 1 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों को हस्तांतरित करेंगे धनराशि। संसद में अहम विधायी कार्य। लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 हुआ पारित। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड-19 पर चर्चा का दिया जवाब। कहा, ओमिक्रॉन पर सरकार है सतर्क। तेजी से जारी है वैक्सीनेशन। देश में वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक। लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान। प्रशासन गांव की ओर आज से शुरू। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह का किया उद्घाटन। वेब पोर्टल और ई बुक भी हुआ लॉन्च। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में करीब 1,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। और एशिया सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 275 रन से हराया। इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए 468 रन की थी जरूरत। ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाज टिक नहीं पाए। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। बुलेटिन में आगे देखेंगे खबरों को विस्तार से। इस वक्त आपको लिए चलते हैं मिर्जापुर, जहां पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी संबोधित कर रहे हैं। और मेरी मेट्रो का खर्चा है 2 करोड़ रुपए पर और ब्रॉडगेज पे मेट्रो 8 डब्बे की, एयर कंडीशन, 2 बिजनेस क्लास, 2 इकोनॉमिक क्लास, वाईफाई फुकट, उसके साथ टीवी, एयर होस्टेस आएगी, चाय पानी नाश्ता, वो भी खरीद सकती है। और उसका टिकट है स्टेट ट्रांसपोर्ट के बराबर का और उसकी स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। टेक्नोलॉजी बदल गई है। मुझे बहुत खुशी हुई थी हाईवे पे जब मैं उतरा और ऊपर से इतना बड़ा हाईवे देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी है कि अभी मैं दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहा है। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, तो हाईवे पे मेरी गाड़ी चल रही थी। मैंने कहा जवाब जोर से चलाओ। 180 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चल रही थी। अभी हम मेरठ के हाईवे का मैं 23 तारीख को उद्घाटन कर रहा हूं, दिल्ली से मेरठ। योगी जी आप भी जरूर आइए। जहां जहां आप कहेंगे आप सब जगह आप आमंत्रित हैं। आपके बिना उत्तर प्रदेश में कोई काम पूरा ही नहीं होगा। तो लोग मुझे बता रहे थे कि मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो मैंने भूमि पूजन में कहा था कि 40 से 45 मिनट में पहुंचाऊंगा। तो मीडिया के लोग हंसने लगे, बोले आप कुछ भी बात करते। बहनों और भाइयों, अब मेरठ से 40 मिनट में 45 मिनट में दिल्ली पहुंच रहे और 2 आरोपी का भी काम मैं उद्घाटन करने वाला हूं। संभव हुआ दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। इस देश की तस्वीर बदल रही है। ये देश अब बदल रहा है। आज ही मैंने कहा पहले कार्यक्रम में कि उत्तर प्रदेश में हम ऐसा काम करेंगे कि आप मोदी जी को साथ दो, योगी जी को साथ दो, हमारी सरकार को चुनकर लाओ, डबल इंजन लगाओ। मैं आने वाले 5 साल में आपको और 5 लाख करोड़ रुपए के काम उत्तर प्रदेश में कर सकेंगे। ये 3 लाख और 5 लाख हो गए 8 लाख करोड़।
और 8 लाख करोड़ के जब काम होंगे तो उत्तर प्रदेश के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये हम करके दिखाएंगे, ये बात का विश्वास मैं आपको देता हूं। बहनों और भाइयों, आप मुझे जानते नहीं, मैं नया हूं, और हिंदुस्तान में कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। मैं जो बात करता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। और इसलिए आप साथ दीजिए योगी जी को, मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, बाकी काम मेरा। अभी तक जो हुआ वो तो न्यूज़ थी, असली फिल्म शुरू होना बस। आप ऐसा ताकत लगा दो डबल इंजन, फिर देखते रहोगे 70-80 किलोमीटर की स्पीड से हमारी गाड़ी नहीं चलती, 200 किलोमीटर प्रति घंटा से बुलेट ट्रेन के बराबर मुझे बहुत खुशी है। समय भी काफी हुआ। आज यहां अनुप्रिया जी ने कुछ बातें मांगी की है। मैं वैसे तो बोलता हूं कि मांगने वाले में जितनी हिम्मत होगा मांग लो, देने वाला प्रिया। योगी जी, आप तो रामायण महाभारत के अभ्यासक हैं, और आपको पता होगा द्रौपदी जी का कितने भी लोग खाना खाने के लिए आते तो द्रौपदी की थाली थी, उसमें खाना आता ही था। मेरे पास द्रौपदी की थाली है। तुम मांगो, जितने लोगों को ले आना उतना लेके आओ। मैं अभी तक 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। पहले मैं हजारों करोड़ की बात करता था, लोग जरा बोलते थे ये कैसा होगा। और मैं 95 में मुंबई में मंत्री बना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। रिलायंस का, अंबानी जी का बड़ा टेंडर मैंने रिजेक्ट कर दिया था, 3600 करोड़ का। मैं 95 की बात कर रहा हूं। तब मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था, नितिन ऐसे कैसे होगा, भले आदमियों पर ये कहां से होगा। मतलब मेरे ऊपर विश्वास रखो। 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मैंने गांव में जाकर लोगों के पास जाकर पैसे खड़े किए। पैसे भी वापस हो गए, काम भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कैपिटल मार्केट में जाता हूं, 2 बैंकों के चेयरमैन का झगड़ा हुआ। एक बोल रहा था 25,000 करोड़ मेरे लो, दूसरा बोल रहा था मेरे लो। AAA रेटिंग है NHAI का। मैं दुनिया के लोगों को बोलता हूं, देना है तो दो पैसे, नहीं देना तो मत दो, स्वाभिमान से काम करेंगे, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये सीधा प्रसारण आप उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से देख रहे थे, जहां पर कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने 3037 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए 146 किलोमीटर लंबे 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण किया है। साथ में उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो उत्तर प्रदेश को आज एक बार फिर से विकास की सौगात मिली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद से जुड़ी खबर का। राज्यसभा में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना पर चर्चा का जवाब दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि आज देश में पर्याप्त वैक्सीन है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क है। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 161 मामले दर्ज हुए हैं और देश में अभी हर महीने 15 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। WHO भी उसके ऊपर नजर बनाए रखे हैं और भारत सरकार की ओर से हम भी उसके ऊपर नजर बनाए रखे हैं। भारत में आज वर्तमान समय में 161 केस पाया गया है और जैसा केस दुनिया में दिखने लगा तो तुरंत ही देश में वेरिएंट स्प्रेड ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए भी भारत सरकार की ओर से सतर्कता रखी गई। रेगुलर एक्सपर्ट टीम के साथ हम बैठ के दुनिया में क्या स्थिति है, देश में क्या स्थिति है, ये वेरिएंट की क्या इफेक्ट हो रही है, वैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, अनवैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, ये सारी स्थिति का हम डे टू डे आकलन कर रहे हैं।
और साथ ही सरकार ने कहा कि आने वाले दिनों में अगर कोविड के मामलों में बढ़ोतरी होती है तो इससे निपटने के लिए हर संभव तैयारी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड पैकेज 2 के तहत राज्यों को करीब 23,000 करोड़ रुपए मुहैया कराया गया है, जिससे जिला और ब्लॉक स्तर पर कोविड से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जाए। आने वाले दिनों में देश में कोविड क्राइसिस बढ़े और केस बढ़े तो उसके लिए भी प्रिपेयरनेस हमने पहले से करके रखी है। उसकी तैयारी के भागस्वरूप हमने सारी व्यवस्था देश में कैसे की जाए और इसलिए हमने कोविड पैकेज 2 डिक्लेयर किया। 23,000 करोड़ रुपीज का पैकेज 2 के माध्यम से ये पैसे सभी स्टेट गवर्नमेंट को दिया है और स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ये पैसे के माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड बनाएंगे। शायद बच्चों में इफेक्ट हो तो बच्चों के लिए भी सेपरेट बेड बनाया जाए, उसके लिए आईसीयू केयर यूनिट बनाया जाए बच्चों के लिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए और उसमें से हर डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ रुपया का बफर स्टॉक किया जाए। उसमें सारी व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर तैयार हो जाए, जैसे कि भविष्य में केस बढ़े तो भी हमें चिंता ना रहे, तो भी हम उसका मैनेजमेंट कर सके। ये व्यवस्था भी हमने करके रखी है। तो राज्यसभा में ये स्वास्थ्य मंत्री का जवाब। और उधर केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में भाजपा के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यसभा के सभापति ने निर्देशानुसार राज्यसभा से निलंबित सदस्यों को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाई जा सके, लेकिन इस बैठक में किसी भी दल के कोई सदस्य उपस्थित नहीं हुए। माननीय प्रहलाद जोशी जी ने माननीय चेयर के आदेश पर और जो बात विपक्ष बार बार कह रहा था उस हिसाब से आज मीटिंग बुलाई थी। सभी जो 5 पार्टी के माननीय सदस्य सस्पेंड किए गए उन 5 नेताओं को बुलाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो मीटिंग तक के लिए नहीं आए। हम हाउस की डिग्निटी और डेकोरम को रिस्टोर करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत स्पष्ट नजर आती है कि वो ना चर्चा करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं और उनके मन में डिसरप्शन और डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ नहीं है। और साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि 2010 में जब कुछ सांसदों को निलंबित किया गया था जिसमें भाजपा का एक भी सांसद नहीं था, इसके बावजूद तत्कालीन नेता विपक्ष अरुण जेटली ने निलंबन को वापस करवाने के लिए 2 बार खेद प्रकट किया था। जब 2010 में कुछ माननीय सांसदों को सस्पेंड किया गया था, उसके बारे में माननीय आनंद शर्मा जी ने हाउस में उठाया और कहा कि उस तर्ज पे ये सस्पेंशन वापस ले आ जाए, तो उसके पूरी जानकारी निकालने पे जाहिर होता है कि उस समय भी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे माननीय अरुण जेटली जी, उन्होंने 2 बार खेद प्रकट किया, अपोलोजाइज किया पूरे हाउस को। हमारे कोई मेंबर उसमें सस्पेंड नहीं हुए थे बीजेपी के, सस्पेंड हुए थे दूसरी पार्टीज के। और अब बात कर लेते हैं लोकसभा की, जहां केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया। और चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश हुआ और विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चुनाव की जरूरतों को लेकर ये बिल लाया गया है। इसमें मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। और विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं को निराधार बताते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार ने जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का प्रस्ताव इसलिए किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण न करा सके तथा फर्जी तरीके से मतदान को रोका जा सके। साथ ही विधि मंत्री ने कहा कि सदस्यों को इस पर सरकार का साथ देना चाहिए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रयागराज का दौरा करेंगे।
प्रधानमंत्री महिलाओं को सशक्त बनाने संबंधी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए की धनराशि स्व सहायता समूहों के खातों में अंतरित करेंगे, जिससे स्व सहायता समूहों की लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को फायदा होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन महिलाओं को और खासकर जमीनी स्तर पर उन्हें जरूरी कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाने के विषय में प्रधानमंत्री के नजरिए के अनुरूप किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 20,000 व्यापार सखियों के खातों में पहले महीने का 4,000 रुपये वजीफा भी हस्तांतरित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भी हस्तांतरित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान 1000 करोड़ रुपए की धनराशि स्व सहायता समूहों के खातों में अंतरित करेंगे, जिससे स्व सहायता समूहों की लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को फायदा होगा। इन लाभार्थी महिलाओं ने डीडी न्यूज़ के साथ अपने अनुभव को साझा किया। समूह से जुड़ने के लिए मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। 10 दीदियों मिलकर हमने पैसा निकालने जमा करने के लिए हमने बहुत काम किया है। कंप्यूटर किया है, कंप्यूटर को सेंटर चलाया है, मैंने मेडिकल स्टोर भी खोला है और दीदियों को खेत में काम करने के लिए पैसा निकालने के दिया है सभी दीदियों को। हमने 15,000 रुपये 1,15,000 पाए से हमने भैंस वैंस पाले हैं, इसलिए सरकार से हमको बहुत सुविधा और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आमदनी भी बढ़ा रहे हैं, अपने बेटों को पढ़ा भी रहे हैं, सब सारे अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए मेरा समूह से शौचालय की काम मिला है, उसको तो 3,000 रुपया स्टार्टिंग आए थे, अभी 3 महीना की बाकी हैं। उस शौचालय की देखभाल नियमित हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग की बहुत फ़ायदा मिले हैं। जो गरीब महिला लोग एक महीना हर शौचालय में काम करते हैं और देखभाल भी करते हैं, इसमें समूह से हम लोग की बहुत फ़ायदा मिले हैं। सर, मैं बैंक सखी हूँ और अपने बैंक के माध्यम से हम लोगों को 3500 रुपये महीने मानदेय मिलता है। सर, बैंक सखी का काम है कि हम लोग जो हमारी बहनें थे वो बैंक में जाती थी, उन्हें दिक्कतें होती थी, कोई कार्य नहीं सुनता था उन लोगों का, तो हम लोगों को सरकार ने बैंक सखी के रूप में रख दिया है। जो हमारी बहनें जाती हैं उनका कार्य हम लोग सावधानी पूर्वक कराते हैं, कोई भी उनको कठिनाई नहीं होती। पैसा निकालने में, समूह का खाता खुलवाने में या फिर कोई भी कार्य होता था हम ही लोगों के माध्यम से होता है। तो ये लाभार्थियों से डीडी न्यूज़ की खास बातचीत। और अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए आज राष्ट्रव्यापी प्रशासन गांव की ओर अभियान की शुरुआत हो गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किया। जितेंद्र सिंह 2 साल की उपलब्धियों पर एक ई-बुक लॉन्च भी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भाजपा का काम देश में समस्या का समाधान निकालना है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति की जगह अब प्रदेश में विकास, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई जाएंगी और उसे रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी होगा। समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता हैं। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को बदहाल किया, गरीबों की रोजी रोटी पर डकैती डालने का कार्य किया, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का सरपरस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया, वे लोग विकास नहीं करा सकते थे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मैक्लोडगंज में मुलाकात की। आरएसएस प्रमुख दिल्ली लौटने से पूर्व आज दलाई लामा से मुलाकात के लिए उनके आवास पर पहुंचे। दोनों के बीच करीब पौने घंटे तक बातचीत हुई। कोविड काल के बाद दलाई लामा ने पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात की है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 16 से लेकर 20 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज केरल में आलपुझा में भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवास के परिजनों से मुलाकात की। रविवार सुबह आलपुझा में हमलावरों ने रंजीत श्रीनिवास की हत्या कर दी थी। श्रीनिवास पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव थे और वहीं भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने आज केरल में भाजपा ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि केरल और पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से वहां की कानून व्यवस्था के विषय में पता चलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा इसका घोर विरोध करती है और जब तक दोषियों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा नहीं मिल जाए तब तक भाजपा देशव्यापी विरोध करती रहेगी। केरल हिंसा पर भाजपा सांसद राकेश सिन्हा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। हमारे साथ बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा हैं, उनसे हम जानते हैं। राकेश जी, कैसे देखते हैं केरल में लगातार हिंसा की खबरें हो रही हैं और बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं वो मारे जा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण में एसडीपीआई के लोग जिस तरह से संघ के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले एक हत्या हुई थी और अभी ओबीसी मोर्चा के हमारे एक नेता की जो हत्या कर दी गई है रंजीत की, उसका साफ दिखाता है कि इस्लामिक आतंकवाद को कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन कर रही है, सरकार का संरक्षण है। केरल में हिंसा की राजनीति को बढ़ाकर वहाँ जिस प्रकार की ध्रुवीकरण कराया जा रहा है वो संसदीय जनतंत्र पर बड़ा हमला है, भारत के संविधान पर हमला है। केरल की सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हो रही है। क्या लगता है कि बंगाल और केरल जैसे राज्य जो हैं वो लगातार हिंसा के शिकार हो रहे हैं, पार्टी के जो पॉलिटिकल वर्कर जो हैं उन पर निशाने साधे जा रहे हैं, लगता नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से प्रसार इन दो राज्यों में हो रहा है उससे आतंकित होकर और जैसे भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक आधार में निरंतर फैलाव हो रहा है उससे आतंकित होकर ये पार्टियां हिंसा के द्वारा पार्टी को रोकना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि संसदीय जनतंत्र में या किसी भी जनतंत्र में यदि हिंसा का सहारा लिया जाता है तो फांसीवाद का आगमन होता है। मुझे लगता है केरल में ऐसी फांसीवादी ताकतें मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी और संघ को रोक रही हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अगली खबर, सरकार ने महंगाई पर रोक लगाने के लिए 7 जिन्सों की फ्यूचर ट्रेडिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिन वस्तुओं पर रोक लगाई गई है उनमें गैर बासमती चावल, गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन, कच्चा पाम तेल और मूंग शामिल हैं। इन जिन्सों की ट्रेडिंग पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है। सेबी ने एक अधिसूचना जारी कर आदेश दिया है कि इन जिन्सों पर 1 साल तक कोई नया अनुबंध शुरू नहीं किया जाएगा। आगे की खबरों में, सशस्त्र सीमा बल के 58वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने परेड की सलामी ली। निशित प्रामाणिक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सशस्त्र सीमा बल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के मूल मंत्र के साथ सशस्त्र सीमा बल का शानदार इतिहास रहा है। सन 1963 से यानी भारत चीन युद्ध के पश्चात ये जो एसएसबी है, एसएसबी का स्थापना किया गया है और तब से लेकर अब तक एसएसबी लगातार पूरा निष्ठा और समर्पण के साथ राष्ट्र के लिए जो सेवा है वो देता जा रहा है। और वहीं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा ने कहा कि सीमा को केवल एक लाइन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि उसे एक बेल्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। ये बात तो सर्वविदित है कि बॉर्डर गार्डिंग सिर्फ बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का काम नहीं है। बॉर्डर को सिर्फ एक लाइन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसे एक बेल्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। वहां पर रहने वाली जनता सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और उनका स्टेक्स इस सीमा की सुरक्षा और शांति में सबसे ज्यादा है। अपने सीमा रक्षक बल के नए अवतार में एसएसबी 2001 से सशस्त्र सीमा बल के रूप में जाना जाते हुए भारत नेपाल सीमा को और 2004 से भारत
भूटान सीमा को सुरक्षित करने का अपना दायित्व बखूबी निभा रहा है। और अब बात भारतीय रेल की नई गति की। पिछले कुछ वर्षों में माल ढुलाई को और अधिक सुगम और सस्ता बनाने के लिए भारतीय रेल में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो या फिर सामान्य रेल रूट, भारतीय रेल ने पहली बार मालगाड़ियों को टाइम टेबल से चलाना भी शुरू कर दिया है। अब एक अनोखी पहल करते हुए रेल मंत्री ने गति शक्ति कंटेनर की शुरुआत की है, जिसे माल ढुलाई के लिए नेक्स्ट जनरेशन कंटेनर भी कहा जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की राजस्थान के काठुवास से ये खास रिपोर्ट। आपने डबल डेकर ट्रेन भी देखा होगा, डबल स्टैक कंटेनर, यानी कि मालगाड़ियों में एक कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर, डबल स्टैक कंटेनर के माल ढुलाई के लिए भी रेलगाड़ियों में यूज होते हुए देखा होगा। लेकिन मैं आपको पहली बार ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, आत्मनिर्भर होते भारत की ये तस्वीर है, जो कि यहाँ पर 3 कंटेनर है, एक के ऊपर एक 3 कंटेनर को किस तरीके से लोड किया जा रहा है। यानी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट में और जो माल ढुलाई है उसको लेकर के रेलवे किस तरीके से काम कर रही है और जो कैपेसिटी है उसको किस तरीके से बढ़ा रही है भारतीय रेलवे। सर, हमने डबल डेकर ट्रेन देखा, डबल स्टैक कंटेनर देखा, मालगाड़ी देखी, अब ये ट्रिपल स्टैक कंटेनर, ये क्या है सर? ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, गति शक्ति का विजन। उसमें ये है कि आप सारे के सारे मोड्स को इंटीग्रेट करिए और किस तरह से हमारे देश में जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है उसको कम करें। तो अभी आपने जो ये ट्रिपल स्टैक देखा, ये एक स्पेशली डिज़ाइन गतिशक्ति बॉक्स है। इस गतिशक्ति बॉक्स में ऐसी सुविधा की हुई है कि जो हमारी ओवरहेड कैटनरी होती है, इलेक्ट्रिफिकेशन की जो बिजली का तार होता है, उससे सफिशेंटली नीचे भी रहे लेकिन ट्रिपल स्टैक भी हो जाए। ये व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें देश में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट किसानों के लिए, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटे उद्यमियों के लिए और छोटे कारोबारियों के लिए इसकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होगी। वहीं दूसरी तरफ रेल द्वारा माल ढुलाई बड़े कारोबारियों के अलावा छोटे व्यापारियों और खास तौर पर किसानों के लिए सुगम और सस्ता कैसे हो, इसको लेकर भी खास तरह के किसान हितैषी और क्यूब गतिशक्ति कंटेनर डिजाइन किए गए हैं, जिसका निरीक्षण स्वयं रेल मंत्री ने किया। किसानों के लिए तैयार इस मिनी कंटेनर में अनाज की लोडिंग और अनलोडिंग दोनों काफी सरल भी है और सस्ती भी। साथ ही छोटे व्यापारी इस तरह के क्यूब कंटेनर से अपना माल देश के किसी भी हिस्से में कम लागत में भेज सकेंगे। यहाँ से हम चेन्नई की बात करें, जो LTL कार्गो होता है उसका 11 रुपये पर किलो के हिसाब से होता है। इस सारे सिस्टम में आप करेंगे फास्ट माइल, लास्ट माइल सब मिला के, यू विल फाइंड कि वी कैन डू इट इन 7 to 8 रुपीज़ kg। एक ट्रक के अंदर में 40 मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर्स आते हैं, इसमें एक में 8 आ रहे हैं, ऐसे 6 क्यूब कंटेनर्स होंगे तो इसमें 48 आ जाएंगे, अराउंड 48। और कॉस्ट सेविंग में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 5 to 7% होगा, CO2 रिडक्शन होगा और उसके ऊपर में स्पीड, क्योंकि आज की तारीख में इनकी स्पीड भी बढ़ गई है तो बहुत जल्दी मटेरियल पहुंचेगा सेफ। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय रेल द्वारा खास तौर पर डिजाइन की गई इन गति शक्ति कंटेनर से आने वाले समय में माल ढुलाई में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये रेलवे के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगा माल ढुलाई को लेकर के, जिससे जो छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं या बड़े व्यापारी हैं, उनके लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफ़ी कमी आएगी। कैमरामैन लोकनाथ के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, काठुवास, राजस्थान। तो रेलवे के ये क्रांतिकारी पहल, और इसी के साथ वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी ही लौटेंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज़। वाविन के RoHS कंप्लायंट हेवी मेटल फ्री CPVC पाइप्स में है स्मूथ इंटरनल सरफेस, मतलब अब ना कोई स्केलिंग ना कोई रुकावट। वाविन CPVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, बिल्डिंग हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। DD न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हिंदी में समाचार। यूनिसेफ ने जल जीवन मिशन को लेकर चलाए गए जल शक्ति मंत्रालय के प्रयासों को जानने समझने के लिए नई दिल्ली में मीडिया के साथ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर मिशन निदेशक भरत लाल ने कहा कि हमें प्रकृति से वर्षा और हिमपात से मिलने वाले पानी को संजोना होगा। स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे योजना, अटल भूजल योजना जैसे कार्यक्रम जल संरक्षण के लिए चलाए गए हैं। लोग खुद अपने घर आ रहे पानी की जांच कर सकें, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रति व्यक्ति 55 लीटर हर दिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ हिंदी समाचारों की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।